प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 2 गैसेस स्टेट के अंतर्गत पार्ट सी में आज आपको क्रांतिक परिघटना के संदर्भ में जानकारी दूंगी। प्रयोगों के द्वारा देखा गया है कि गैसों को एक निश्चित ताप के ऊपर द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे अधिक दाब क्यों न लगाया जाए, क्योंकि उस ताप पर अणुओं के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। इस ऑब्जर्वेशन को एंड्रयूज के प्रयोग के बाद ही समझा जा सकता है। एंड्रयू ने विभिन्न तापों पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समतापी वक्रों को आलेखित किया तथा क्रांतिक घटना को समझाया, जिसका गैसों के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए देखते हैं एंड्रयू का प्रयोग। एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहले 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया। इस ताप पर गैस का एक निश्चित आयतन और दाब होगा जो बिंदु ए से प्रदर्शित है। इसके बाद धीरे धीरे दाब में परिवर्तन करने से वॉल्यूम में परिवर्तन को ग्राफ ए से बी तक देखा जा सकता है। बी बिंदु पर जैसे ही गैस पहुंचती है, गैस का द्रवण प्रारंभ हो जाता है और दाब में बिना परिवर्तन किए ही आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, जिसे आप बी और सी ग्राफ से देख सकते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर प्राप्त होता है। इसमें दो प्रावस्थाएं साथ साथ होती है, लिक्विड और गैस अवस्था। जैसे ही और अधिक दाब लगाया जाता है, बिंदु सी के बाद अचानक गैस पूरी की पूरी लिक्विफाइड हो जाती है और आयतन में दाब के बढ़ाने पर भी आयतन में बहुत मामूली परिवर्तन होता है, जिसे ग्राफ सी से डी तक देखा जा सकता है। इसके बाद एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया। बिंदु ई पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक निश्चित दाब और आयतन है। जैसे जैसे दाब में परिवर्तन किया जाता है, आयतन कम होता जाता है, जिसे ईएफ ग्राफ से शो किया गया है। एफ बिंदु पर गैस का लिक्विफिकेशन चालू हो जाता है और एफ से जी तक गैस के दाब में बिना परिवर्तन किए गैस के आयतन में एफ से जी तक परिवर्तन हो जाता है और यहाँ दो प्रावस्थाएं, एफ से जी तक वक्र में दो प्रावस्थाएं लिक्विड और गैस प्राप्त होती है, जो कि लगभग पहले जैसे ग्राफ में है, बस यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद बिंदु जी के बाद सारी की सारी गैस लिक्विफाइड हो जाती है और दाब में और अधिक परिवर्तन करने पर भी आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है, जिसे ग्राफ जी एच में आसानी से देखा जा सकता है। इसके पश्चात एंड्रयू ने 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को लिया तो देखा कि दाब बढ़ाने पर धीरे धीरे आयतन में परिवर्तन होता है, जिसे आई से एक्स तक देखिए, आई से एक्स तक गैस अवस्था में है। अब अचानक बिंदु एक्स के बाद गैस लिक्विफाइड हो जाती है और दाब में परिवर्तन करने पर भी आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है और एक्स से जे तक पूरी की पूरी गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाती है। इसके बाद एंड्रयू ने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया तो देखा कि दाब में परिवर्तन करने पर भी गैस लिक्विफाइड नहीं होती। इस पूरे कर्व के से एल तक गैस अवस्था में ही प्राप्त होती है। इसके बाद और उच्च ताप करीब 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को लिया, तब भी देखा कि यहाँ पर गैस अवस्था में ही बनी रहती है, चाहे दाब में कितना भी परिवर्तन किया गया। अब अगर इस बिंदु बी, एफ, एक्स, जी और एच को मिलाया जाए डॉटेड लाइन से, तो आप देखेंगे कि इस पूरे एक पैराबोला प्राप्त होता है। इस पूरे पैराबोला के नीचे बिंदु एक्स के नीचे दो प्रावस्थाएं एक साथ है, लिक्विड और गैस। इस पैराबोला के राइट हैंड साइड में गैस अवस्था में है, परंतु इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड प्रावस्था मिलती है। एंड्रयू के प्रयोग में तब एंड्रयू ने कहा कि ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इस टेम्परेचर पर एक क्रांतिक बिंदु मिलता है, जिस बिंदु के नीचे गैस अवस्था में है और इस बिंदु से ऊपर गैस पूरी की पूरी लिक्विफाइड हो जाती है। यानी यहाँ पर जो दो प्रावस्थाएं हमको बहुत दूरी तक मिल रही थी, वह अब एक बिंदु मात्र में सिमट गई है। इस बिंदु को वॉन डर वाल ने क्रांतिक बिंदु कहा। यह बिंदु चूंकि हमें 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त हुआ, इसलिए इस बिंदु को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके नीचे किसी भी गैस को दाब लगाकर लिक्विफाइड किया जा सकता है। इस क्रांतिक ताप पर गैस का जो दाब होता है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। इसे पीसी से व्यक्त करते हैं, क्रांतिक ताप को टीसी से व्यक्त करते हैं। और क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी गैस के 1 मोल
में जो आयतन होता है वह क्रांतिक आयतन Vc के बराबर होता है। क्रांतिक ताप और आयतन का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्रांतिक ताप और आयतन के निर्धारण के लिए एक उपकरण है जिसका नाम किग्नार्ड डी लाटूर एपेटस है। ये किग्नार्ड डी लाटूर वैज्ञानिक के नाम पर है। ये कांच की बनी एक यूनली होती है जिसका एक सिरा फुला हुआ बल्ब है। जिस गैस का क्रांतिक ताप और दाब निर्धारित करना होता है उसे इस बल्ब में लिया जाता है। इस और बाकी यू ट्यूब को मरकरी से भर दिया जाता है। मरकरी ऊपर का यू ट्यूब का ऊपरी भाग जो है उसे खाली छोड़ा जाता है। ये मैनोमीटर की तरह कार्य करता है। अब इस पूरे बल्ब को एक जैकेट में बंद कर लेते हैं जिसमें इनलेट आउटलेट है जिससे वाटर को पहुंचाया और निकाला जा सकता है। इसमें एक थर्मामीटर है जिससे तापक्रम मापा जाता है। अब जिस गैस को लेना होता है, जिस गैस का टीसी और पीसी ज्ञात करना है, उस गैस की संतृप्त वाष्प सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड को ले लिया जाता है। सामान्य टेम्परेचर पर इसमें एक मेनिस्कस, इन दोनों की बाउंड्री को, सीमा को दिखाने के लिए एक मेनिस्कस होता है जो दिखाई देता है। जब इस बल्ब को गर्म किया जाता है गर्म पानी की सहायता से, जैकेट में गर्म पानी प्रवाहित करेंगे जिसकी सहायता से बल्ब गर्म होता है। धीरे धीरे ये स्थिति आती है कि जो मेनिस्कस जो दोनों अवस्थाओं को की सीमाओं को बता रहा था वो विलुप्त हो जाता है। उस समय जो टेम्परेचर थर्मामीटर शो करता है T2 उसे नोट कर लिया जाता है तथा मैनोमीटर से जो दाब आता है P2 नोट कर लिया जाता है। अब जैकेट को ठंडा होने दिया जाता है जिससे बल्ब ठंडा हो। जब बल्ब ठंडा होता है तो फिर से मेनिस्कस पुनः इन दोनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करने वाली बाउंड्री दिखाई देने लगती है जिसे मेनिस्कस कहते हैं। ये पुनः दृश्य हो जाती है। उस वक्त टेम्परेचर ले लिया जाता है और प्रेशर ले लिया जाता है जो कि T1 और P1 है। इन दोनों ताप का अंतर TC होगा और दाब का अंतर PC होगा। इस प्रकार से क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर किग्नार्ड डी लाटूर एपेटस से ज्ञात किया जाता है। परंतु आयतन का निर्धारण इस एपेटस से नहीं किया जा सकता क्योंकि दाब और ताप के थोड़े से परिवर्तन से आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए क्रांतिक आयतन का निर्धारण इनडायरेक्ट मेथड जिसे एमागेट साइंटिस्ट ने दिया था, एमागेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, उनके द्वारा बताई गई विधि से क्रांतिक आयतन का निर्धारण किया जाता है। इसमें गैस के सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड और सैचुरेटेड गैस की डेंसिटी को लिया एमागेट ने और ये ग्राफ खींचा। सैचुरेटेड वेपर के लिए ग्राफ प्राप्त हुआ और लिक्विड के लिए ग्राफ प्राप्त हुआ। ये दोनों ग्राफ जहां मिलते हैं उस बिंदु को अगर एक्स एक्सिस पर मिलाया जाए तो जो दाब प्राप्त होगा वो क्रांतिक दाब कहलाएगा। अगर गैस के अनुभार से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस को क्रिटिकल डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो क्रांतिक आयतन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इनडायरेक्ट मेथड से क्रांतिक आयतन का निर्धारण हो जाता है। एंड्रू का प्रयोग गैसों के द्रवण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक दाब का मान अलग अलग, क्रांतिक स्थिरांकों के मान अलग अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्रांतिक ताप का मान है, परंतु ऑक्सीजन के लिए 119 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए 67 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो गैसों के द्रवण में क्रांतिक का एंड्रू का प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।